हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स क्लासेस में। आपको पता है कि हमने गति क्लास 9th का मोशन नामक चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। इससे पहले मैंने आपको इसके 2 क्लास ले ली है, 2 पार्ट करा दिए हैं। ये आज आपका तीसरा पार्ट है। इस पार्ट में हम मोशन के तीसरे टॉपिक, अलग से कुछ टॉपिक देखते हैं। चाल, एक नया टॉपिक है हमारा चाल। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास, हमारा पार्ट नंबर 3। और अगर आपने इससे पहले पार्ट नंबर 1 और 2 नहीं देखे मोशन चैप्टर के, गति चैप्टर के, तो पहले आप उस चैप्टर को उस पार्ट को देखिए, तब जाकर आपकी ये क्लास समझ में आएगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर, जो हमारा मोशन है, गति है, उसका पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3 में हम चाल देखेंगे। चाल से पहले मैं आपको एक बार थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ दूरी और विस्थापन के बारे में। तो मैंने आपको दूरी बताया था कि किसी भी वस्तु द्वारा जो पथ की लंबाई होती है वो दूरी कहलाती है। और आप किसी भी वस्तु द्वारा प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को निकालेंगे तो वो कहलाएगा विस्थापन। दूरी एक अदिश राशि होती है और विस्थापन एक सदिश राशि होता है। इसके अलावा दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकती, जबकि आप देखेंगे विस्थापन शून्य हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है। और दूरी का मान हमेशा बड़ा होगा या बराबर होगा विस्थापन के, मतलब कभी भी विस्थापन दूरी से ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता। तो ये कुछ अंतर थे, बेसिक डिफरेंस थे किस किस में, आपके विस्थापन में और दूरी में। इसी तरह से आज हमारे 2 टॉपिक चलेंगे, चाल और वेग। ठीक है, चाल और वेग। तो हम पढ़ने वाले हैं चाल क्या होती है, वेग क्या होता है, क्या दोनों में अंतर है। तो हमने पढ़ा था दूरी और विस्थापन। तो चाल में आएगा दूरी बटे समय। मतलब किसी वस्तु ने 5 किलोमीटर की दूरी तय की, कितने किलोमीटर की, 5, 2 घंटे में तय की, तो किलोमीटर प्रति घंटा। तो कितनी उसकी चाल आ जाएगी, दोनों को भाग कर देंगे, यानी कि 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटे में वो 2.5 किलोमीटर चल रहा है, यानी कि 2 घंटे में 5 किलोमीटर चला है, तो 1 घंटे में कितना एवरेज आएगा, 2.5 किलोमीटर। तो इसी को बोलते हैं उसकी चाल। क्या बोलते हैं, चाल। तो बेसिकली चाल क्या होता है कि किसी भी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी और उसके द्वारा लिया गया समय में जो अनुपात होगा उसको बोलते हैं हम चाल। या दूसरी परिभाषा आप कह सकते हैं कि जो एकांक समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी आपकी चाल कहलाती है। क्या कहलाती है, चाल। जैसे गति के दर का मापन चाल कहलाता है। तो गति की दर यानी कि रेट क्या है मोशन का, किस रेट से वो चल रहा है। अब तक हमने ये तो पढ़ लिया कि वस्तु गति कर रही है, लेकिन किस रेट से वो गति कर रही है उसको हम बोलते हैं चाल। क्या बोलते हैं, चाल। वस्तु की चाल का उसके द्वारा चली गई दूरी को समय से भाग देकर प्राप्त किया जा सकता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि वस्तु ने जो दूरी तय करी है उसको उसके द्वारा लिए गए समय से भाग कर दीजिए तो वो उसकी चाल आ जाएगी। इसको किससे निरूपित करते हैं, वी से। किससे निरूपित करते हैं, वी से। जैसे मान लीजिए कि ये आपका घर है, घर से आप स्कूल आते हो, मान लीजिए 5 किलोमीटर स्कूल है, आपको इसको ट्रैवल करने में 1 घंटा लगता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, चाल कैसे निकालेंगे, कितनी दूरी है, यानी कि 1 घंटे में कितनी चाल चलेंगे आप, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि आप पैदल चल रहे हैं, आराम से आ रहे हैं, घूमते घामते। ठीक है, तो अगर दूरी और समय को भाग कर दिया जाए तो वो क्या बन जाती है, चाल बन जाती है। ठीक है, क्या बन जाती है, चाल। जो चाल को लिखते हैं वी से, वी का फॉर्मूला होता है S बटे टी। S है यहाँ पर दूरी और टी क्या है, यहाँ पर वस्तु द्वारा लिया गया समय। दूरी का मात्रक होता है मीटर और समय का मात्रक होता है सेकंड। तो इसका ऐसा ही मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, लेकिन इसका दूसरा भी मात्रक होता है, अन्य मात्रक भी होते हैं। दूरी की जगह दूरी मीटर में न देकर वो किलोमीटर में दे देगा तो किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगा, किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो इसका अन्य मात्रक है। लेकिन अगर एसआई सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक की बात करते हैं तो उसका अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड। यह मात्रक आपको याद रखना है, चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। तो चाल आपकी एक अदिश राशि होती है। चाल कैसी राशि है, अदिश। ये भी आपको याद रखना है। इस अदिश होगी तो क्या इसमें दिशा होगी, नहीं, ये दिशा रहित होती है और इसमें केवल क्या होगा, मापन होगा। क्या होगा, मापन। चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। अभी मैंने आपको बताया कि चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटा या सेंटीमीटर प्रति सेकंड कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको याद कौन सा रखना है, मीटर प्रति सेकंड। क्यों, क्योंकि ये एक ऐसा ही मात्रक होता है चाल का। यदि कोई वस्तु समान गति से विचलन कर रहा है
तो वह समान चाल द्वारा अपनी दूरी तय करता है। मतलब हमने कहा कि एक आपको कहीं जाना है, एक दोस्त से मिलने जाना है, समझ लीजिए आपको एक दोस्त से मिलने जाना है, आपने पूरे रास्ते में 20 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ही गाड़ी को चलाया। कितने से? 20 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि एक सेकंड में 20 मीटर, हर एक सेकंड में 20 मीटर। तो इसका मतलब ये है कि जो आप दूरी तय करेंगे वो समान चाल से दूरी तय करेंगे। मतलब क्या रास्ते में चाल चेंज हुई? नहीं हुई। क्या ऐसा हो सकता है डेली लाइफ में? तो आंसर है कि ऐसा नहीं हो सकता है कभी भी कि आपकी चाल ना बदले, क्योंकि आप रास्ते में जा रहे हैं, कहीं आपको भीड़ मिलेगी, कहीं आपको छीड़ मिलेगी, कहीं आपको क्या मिलेगा? जाम की स्थिति हो सकती है, कहीं ट्रैफिक मिलेगा, कहीं ट्रैफिक खुला हुआ मिलेगा, कहीं आपके आगे रिक्शे वाला चल रहा होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। आप एक समान चाल से किसी भी जर्नी को नहीं कर सकते, आपकी चाल हमेशा असमान रहती है। ठीक है, पर यदि असमान गति हो तो वस्तु की चाल एक समान न रहकर बदलती रहती है। देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि आपकी गति हमेशा असमान होती है, क्योंकि आपको एक जैसी रोड नहीं मिलती। कहीं रोड पर गड्ढे मिलेंगे, कहीं रोड पर ट्रैफिक मिलेगा, कहीं जाम मिलेगा, कहीं खाली मिलेगा। ठीक है, इस स्थिति में क्या होगा? देखो मान लो आपको ए से बी तक जाना था, ए से बी तक छोटे छोटे टुकड़ों में आपने दूरी तय करी। ये A1, ये A2, ये A3, 1 2 3 4 टुकड़ों में ए से बी तक गए। पहले में आपकी चाल थी मान लो जैसे 30 मीटर पर सेकंड, दूसरे में हो गई 32 मीटर पर सेकंड, तीसरे में हो गई 26 मीटर पर सेकंड, और चौथे में हो गई 40 मीटर पर सेकंड। तो अगर मैं आपसे पूछूं आपकी चाल कितनी थी, तो कोई व्यक्ति मुझको आंसर दे सकता है कि ए से बी तक आपकी चाल कितनी थी? तो हम आंसर नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि सर यहाँ पर सबकी चाल अलग अलग है। यहाँ 30 है, यहाँ 32 है, यहाँ 26 है, यहाँ 40 है। तो हम कौन सी चाल दें? हमें क्या पता कौन सी चाल आप पूछ रहे हैं। ठीक है, ए से A1 की पूछ रहे हैं, मैं तो नहीं पूछता ए से A1 की, मैं ए से लेकर कहाँ तक की पूछ रहा हूँ? बी तक की। अब बताइए, नहीं पता सर हमें। तो फिर एक नया कॉन्सेप्ट आता है, वो होता है चाल की जगह पर औसत चाल। क्या होता है? औसत चाल। कैसे निकलती है? सबको जोड़ देंगे, 30 + 32 + 26 + 40 और 4 से भाग कर देंगे। या तो ये तरीका, या कुल दूरी और कुल समय। देखो चाल का फॉर्मूला था दूरी बटे समय, लेकिन औसत चाल का फॉर्मूला बनेगा कुल दूरी बटे कुल समय। तो अगर कोई वस्तु किसी दूरी को तय करने टुकड़ों में तय करती है, कुछ दूरी चल चल कर तय करती है, तो उसकी हमेशा औसत चाल निकाली जाती है। और जो औसत चाल निकलती है वो औसत चाल का फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटे कुल समय। क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय। तो इस स्थिति में किसी वस्तु की उसके पथ पर औसत चाल निकाली जाती है। किस स्थिति में? असमान गति में। अथवा औसत चाल असमान गति की स्थिति में किसी वस्तु द्वारा चली गई कुल चाल की एक निश्चित माप है। तो अभी मैंने आपको बताया कि हम डेली लाइफ में असमान गति देखते हैं। असमान गति में एक भी जैसी चाल नहीं रह सकती। आपको मैं कहूँ आपको बाइक लेकर जाना है और यहाँ से दिल्ली जाना है, तो आप क्या पूरे रास्ते में एक ही चाल से चलेंगे? आंसर है नहीं। मैं आपसे आके पूछूँ कि आपने किस स्पीड से गाड़ी चलाई है, तो आप कहेंगे ये कैसा बेतुका क्वेश्चन है, 50 भी चलाई है, 40 भी चलाई है, 10 भी चलाई है, 20 भी चलाई है। तो फिर यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट जन्म लेता है, उस कॉन्सेप्ट का नाम होता है हमारे पास औसत चाल। क्या होता है? औसत चाल। देखिए यहाँ क्वेश्चन देखिए, अब एक चीज़ और आप देख लेना कि अगर कहीं पर किलोमीटर प्रति घंटा दिया है क्वेश्चन में, क्या दिया है? देखिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपको बनाना आना चाहिए। किलोमीटर प्रति घंटा, इसको आपको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है। किसमें? मीटर प्रति सेकंड में। तो किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 1000 मीटर होते हैं। घंटे को सेकंड में बदलेंगे तो 60 मिनट × 60 सेकंड हो गए। 0 से 0 कट गई 2, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, तो कितना आ गया? 3 बटे 6 तिया 18 मीटर पर सेकंड। सॉरी 5, ऊपर है 5, 5 बटे 18, यानी कि किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5 बटे 18 से गुना करते हैं। सर हम क्यों बदलेंगे? क्योंकि चाल का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, इसलिए आप बदलेंगे। और किलोमीटर प्रति घंटे को अगर मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो किससे गुना करेंगे? 5 बटे 18 से। समझ आ गया? किससे करेंगे? 5 बटे 18 से। देखिए क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु की चाल का मापन मीटर प्रति सेकंड और किलोमीटर प्रति घंटे में करें, दोनों में पूछ लिया। यदि वह वस्तु 40 किलोमीटर की दूरी को 5 घंटे में तय करती है। देखिए दूरी कितनी है, मैं अलग से करके आपको बता रहा हूँ, ठीक है, इनका को आंसर मत देखना। दूरी है 40 किलोमीटर
और समय कितना है, समय है 5 घंटे, घंटे को लिखते हैं आवर्स। ठीक है, तो चाल बतानी है। चाल का फॉर्मूला दूरी बटे समय। दूरी कितनी दी है, दूरी दी है 40, समय दिया है 5, दूरी किस में है, किलोमीटर में, समय है घंटे में, 5 अट्ठे 40, तो कितना आया 8 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि जो चाल आई उसकी, वो चाल आ गई 8 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी आ गई, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन उसने मीटर प्रति सेकंड में भी पूछा है, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बनाने के लिए 5/18 से गुना करते हैं, तो ये बन जाएगा मीटर प्रति सेकंड में। किस में बन जाएगा, मीटर प्रति सेकंड में। तो कितना आ जाएगा, 2 चौक 8, 2 निम 18, 5 चौक 20/9 मीटर प्रति सेकंड। आप इसको सोल्व कर लेंगे, 9 दूनी 18, 2 20, 9 दूनी 18, 3 मीटर पर सेकंड। तो जो चाल है, अगर आप किलोमीटर प्रति घंटा में पूछेंगे तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और अगर मीटर पर सेकंड में पूछेंगे तो 2.23 मीटर पर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। देखो यहाँ पर इन्होंने दिखा भी दिया, ये दिखाया, चाल को अगर किलोमीटर प्रति घंटे में दी है, उसको मीटर प्रति सेकंड में बनाना है, तो किससे गुना करते हैं, 5/18 से। और अगर मीटर प्रति सेकंड में दी है और किलोमीटर प्रति घंटे में याद रखना है, तो 18/5 से गुना करते हैं। ये आप भूल जाइए, आपको केवल ऊपर वाला याद रखना है, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि किलोमीटर प्रति घंटे को अगर मीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा आएगा, ये बड़ा मात्रक होता है। ठीक है, इसको अगर आपको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से गुना करते हैं। अब आ गया आपका टॉपिक वेग। जिस तरह से हमने चाल पढ़ा उसी तरह से आएगा अब वेग। तो जिस तरह से हमने दूरी और विस्थापन पढ़ा था, उसी तरह से हमारा चाल और वेग है। ठीक है, चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय, जबकि वेग एक सदिश राशि होती है। तो वेग का फॉर्मूला होता है क्या, वेग बराबर दूरी की जगह आ जाएगा विस्थापन बटे समय। क्या जाएगा, विस्थापन बटे समय। किसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका, वेग का। इसमें दिशा भी होगी और परिमाण भी होगा, जबकि चाल में दिशा नहीं होती, केवल क्या होता है, परिमाण। पढ़ते हैं, वेग एक सदिश राशि, अभी मैंने आपको बताया, जिसका परिमाण उसकी मापन और दिशा में परिवर्तन के साथ परिवर्तित होता रहता है। वेग को भी v से निरूपित करते हैं। फॉर्मूला है विस्थापन बटे समय। औसत चाल निकालना है तो कुल विस्थापन बटे कुल समय। समान गति से परिवर्तन होने वाले वेग की स्थिति में औसत वेग की गणना किस तरह से करते हैं, कुल विस्थापन बटे कुल समय, ये फॉर्मूला था। अब औसत वेग का दूसरा तरीका है कि प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग। देखिए, मान लीजिए एक वस्तु थी, वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलना स्टार्ट किया और यहाँ तक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चली गई, तो उसका औसत वेग होगा 40 + 60/2, यानी कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो औसत वेग मतलब प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग का आधा कर देंगे तो क्या निकल जाएगा आपका, औसत वेग। इसका भी मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। यहाँ याद रखना कि u आपका प्रारंभिक वेग है और v आपका क्या है, अंतिम वेग है। v कौन सा वेग है, अंतिम वेग। और इसका भी मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। और ये एक सदिश राशि है और वेग ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी और शून्य भी, जबकि दूरी हमेशा धनात्मक होती है। क्यों, सॉरी, चाल हमेशा कैसी होती है, धनात्मक। क्यों, क्योंकि चाल में दूरी आती है, दूरी भी धनात्मक और चाल भी धनात्मक। जबकि आप देखेंगे जो वेग होता है वो धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और शून्य भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई मोटर कार 20 किलोमीटर की दूरी पहले 1 घंटे में, यानी कि जो 20 किलोमीटर की दूरी है उसने तय करी 1 घंटे में, 40 किलोमीटर की दूरी दूसरे 1 घंटे में, जो 40 किलोमीटर है वो अगले 1 घंटे में पूरी करी, और अंत के 30 किलोमीटर की दूरी, 30 किलोमीटर की दूरी तय करी 1 घंटे में फिर, तो उसकी औसत चाल निकालिए। तो औसत चाल मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था, कुल दूरी कितनी है, 40 20 60 और 30 90 बटे कुल समय 1 2 3 घंटे, तो 30, तो कितने से चलेगा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उसकी औसत चाल आ जाएगी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है आपका त्वरण। क्या नाम है, त्वरण।
तो हमने देखा दूरी को अगर आप समय से भाग कर देंगे तो वेग बन जाएगा, और अगर किसी वस्तु के वेग में लगातार परिवर्तन हो रहा है इसका मतलब उसमें त्वरण उत्पन्न हो रहा है। क्या उत्पन्न हो रहा है? त्वरण। आप कहेंगे सर वेग में परिवर्तन होना जरूरी है त्वरण के लिए, तो मैं कहूँगा यस। अगर आप कहेंगे कि मैं कार लेके गया 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, इसी स्पीड से चलाई हुई है मैंने, तो क्या त्वरण उत्पन्न होगा? मैं कहूँगा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वेग में परिवर्तन हुआ नहीं। वेग परिवर्तन हुआ नहीं हुआ। वेग में परिवर्तन नहीं हुआ तो त्वरण उत्पन्न नहीं होगा। तो त्वरण उत्पन्न होने के लिए पहली कंडीशन है कि उसके वेग में हमेशा परिवर्तन होना चाहिए। जैसे हमने यहाँ देखा था कि प्रारंभिक वेग 40 था, अंतिम वेग 60 हो गया, तो परिवर्तन कितने का हुआ? 20 का। अगर 1 घंटे में हुआ है तो इसका त्वरण आएगा 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो त्वरण क्या होता है कि वेग में जो परिवर्तन हुआ है दिए गए समय में, यानी कि वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण। तो वेग परिवर्तन को समय से भाग कर देंगे तो क्या बन जाएगा? त्वरण बन जाएगा। वेग में परिवर्तन कैसे निकालते हैं? अंतिम वाला वेग माइनस प्रारंभिक वेग और समय से भाग कर देंगे। जैसे अभी निकाला था 40 से 60 हो गई थी, तो 60 माइनस 40, आपके पास 10 रुपये थे, 20 रुपये और दे दिए, 30 रुपये हो गए आपके पास। ऐसा मान लीजिए आपके पास 100 रुपये थे, थोड़ी देर बाद देखा आपके पास 300 हो गए, तो कितने का परिवर्तन आया? तो आप कहोगे सर 200 का आया। कैसे निकालते हो? बाद में कितने हो गए माइनस पहले कितने थे? 300 माइनस 100। ऐसे ही हमने यहाँ किया कि बाद में वेग कितना था, पहले कितना वेग था, दोनों में से माइनस कर दिया और समय से भाग कर दिया, तो इसको बोलते हैं हम त्वरण। तो ये हमेशा समान गति में होगा? नहीं, समान गति के लिए नहीं होता, एक समान गति के लिए नहीं होता। ये हमेशा किस गति के लिए होगा? असमान। तो असमान गति की स्थिति में यदि लगातार वेग बढ़ रहा है त्वरण होता है, और अगर वेग लगातार घट रहा है तो वहाँ मंदन होता है। अभी पढ़ाऊंगा आगे। वेग में समय के साथ परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। आपने बाइक ली, बाइक से लगातार रेस देते जा रहे हो, उसकी स्पीड लगातार बढ़ाते जा रहे हो, तो वो है आपका त्वरण। क्या है? त्वरण। तो त्वरण का फॉर्मूला होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। v क्या है? अंतिम वेग, u है प्रारंभिक वेग, और t क्या है? आपका समय। तो त्वरण की स्थिति में क्या होता है? a हमेशा पॉजिटिव होता है। देखो 3 केस होते हैं a के, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव और एक जीरो। पॉजिटिव का मतलब धनात्मक। अगर वस्तु का वेग लगातार बढ़ रहा है, यानी कि उसको आपने वेग स्पीड दी हुई है लगातार, तो उसका त्वरण धनात्मक होगा। अगर वस्तु का वेग लगातार कम हो रहा है, मतलब आपने ब्रेक अप्लाइड कर दिए, गाड़ी कब रुकती है? जब आप ब्रेक लगाते हो, तभी तो उसमें धीरे 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 उसकी स्पीड कम होने लगती है। तो आपने ब्रेक लगाया, वो धीरे 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 रुकती जा रही है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं क्या? ऋणात्मक त्वरण। और ऋणात्मक त्वरण को मंदन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मंदन, या इंग्लिश में कहते हैं इसको रिटार्डेशन। क्या कहते हैं? रिटार्डेशन। और अगर त्वरण 0 है, मतलब वेग में परिवर्तन नहीं हुआ, वेग में परिवर्तन कोई भी नहीं हो रहा, वेग में कोई भी परिवर्तन नहीं है। तो 3 केस हमने पढ़े। मंदन अभी मैंने आपको बताया कि असमान गति की स्थिति में यदि लगातार वेग घट रहा है, देखिए अभी बताया था मैंने, मंदन पैदा होता है। मतलब अगर आपने ब्रेक लगाना स्टार्ट कर दिया तो लगातार उसका वेग कम होता चला जाएगा। इस स्थिति को बोलते हैं मंदन। वेग की समय के साथ परिवर्तन की दर को मंदन कहा जाता है। सेम है यहाँ भी। उसके बाद मंदन की स्थिति में a का मान कैसा होता है? ऋणात्मक। मैं आपको पढ़ा चुका। त्वरण तथा मंदन दोनों ही सदिश राशियां हैं, दोनों ही को आप त्वरण बोल सकते हैं, जिसका मान पॉजिटिव या ऋणात्मक या शून्य कुछ भी हो सकता है, और इन्हें a से निरूपित करते हैं। अब बात करते हैं इसके मात्रक की। तो वेग और चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, और इसका होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, कुछ क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, कोई मोटर कार अपने वेग को 40 किलोमीटर प्रति घंटे से 60 किलोमीटर प्रति घंटा 5 सेकंड में बढ़ा देता है। मतलब 40 किलोमीटर प्रति घंटा थी, उसने इस स्पीड को 60 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया 5 सेकंड में। कितने सेकंड में? 5। तो वेग में परिवर्तन क्या निकालना है आपको? त्वरण। त्वरण का मैंने फॉर्मूला बताया था। वेग में परिवर्तन, कितने का परिवर्तन हुआ? 60 थी, 40 हो गई, तो 60 माइनस 40। लेकिन याद रखना ऊपर है किलोमीटर प्रति घंटे में, और नीचे समय है कितना? 5 सेकंड। तो कितना आ गया ऊपर? ऊपर आ गया आपके पास 60 में से 40 गए कितना? 20 बटे 5 किलोमीटर प्रति घंटा
और नीचे है सेकंड। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। तो किलोमीटर प्रति घंटे को पहले मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे। 20 को 20 किलोमीटर प्रति घंटा लिख रहा है, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 अभी मैंने आपको बताया था मीटर प्रति सेकंड में, और नीचे लिख रहा है 5 सेकंड। अब बस सोल्व कर देंगे। 5 चौक 20, 4 पंजे 20, 20/18 यानी कि 10/9 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 10/9 कितना आ गया इसका? 10/9 यानी कि 1.11 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये इसमें त्वरण उत्पन्न होगा कितने का? 10/9 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का। उसके बाद जो हमारा टॉपिक चलेगा वो चलेगा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, यानी कि गति का ग्राफीय प्रदर्शन। इसको हम नेक्स्ट पार्ट में पूरा करेंगे। अगर इसमें कोई आपका टॉपिक है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कोई टॉपिक समझ में ना आए तो। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।